नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। 2013 की आपदा में बहुत नुकसान हुआ था, कई लोग बेघर हुए थे। इस भीषण आपदा के बाद पुनर्निर्माण के कार्य शुरू किए गए, जिसके तहत ध्वस्त हुई केदार घाटी को एक बार फिर नए सिरे से विकसित करने का प्लान बनाया गया। लेकिन इसी बीच स्थानीय व्यापारियों और तीर्थ पुरोहितों ने अपनी नाराजगी एक बार फिर जाहिर की है। भूमि अधिग्रहण और नोटिस को लेकर केदारनाथ धाम में व्यापार संघ का 24 घंटे बंद का ऐलान रहा। केदारनाथ में दुकानें, ढाबे सभी बंद हैं। अपनी मांगों को लेकर केदारनाथ में व्यापारियों, तीर्थ पुरोहित और हकदारियों ने यहां जुलूस निकाला। शासन प्रशासन के खिलाफ व्यापारियों, तीर्थ पुरोहितों ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि पुनर्निर्माण में सहयोग के बावजूद भी भूमि अधिग्रहण को लेकर स्पष्ट नीति अभी तक नहीं बनाई गई है। साथ ही सरकारी भूमि में अतिक्रमण की बात कहकर प्रशासन द्वारा नोटिस भेजे जा रहे हैं। बहरहाल इस एक दिन के बंद ने तीर्थ यात्रियों को परेशान कर दिया है। ये चारधाम बंद का जहाँ तक सवाल है, कुछ व्यापारी अपनी अपनी मांगों को लेकर के बंद का आह्वान किया। ये कुल मिलाकर के ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से यात्री बड़े दूर दूर से आ रहे हैं, विभिन्न प्रदेशों से आ रहे हैं, उनकी सुख सुविधा के लिए हम सबको ध्यान देना चाहिए। और उत्तराखंड एक देवभूमि है और देवभूमि के जो लोग हैं, जो निवास करते हैं, वो भी देव समान है। इसलिए आने वाले यात्री का, आने वाले अतिथि का सत्कार करना हम सबका दायित्व बनता है। उनकी मांगें जो भी है, उन मांगों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पुष्कर सिंह धामी जी सबकी बात को सुनने वाले हैं और उनका भी समाधान होगा। परंतु उनको बातचीत के जरिए अपनी बात को रखना चाहिए, न कि इस तरह का विरोध करने से। केदार घाटी में विकास के पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसमें सहयोग भी वहां के व्यापारी, स्थानीय लोग और पुरोहित कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक आवाज़ फिर से उठी है और आवाज़ उठी है जो है वहां पर निवास की। यहां पर भूमि अधिग्रहण को लेकर बात की गई है और तीर्थ पुरोहित और व्यापारियों ने कहा है कि यहां पर सहयोग देने के बावजूद भी जो घर बनाए गए थे भूमि अधिग्रहण के बाद, वो उन्हें नहीं सौंपे गए हैं और उस सौंपने की मांग उन्होंने शासन प्रशासन से की है। और इसी को लेकर आज एक दिवसीय बंद का ऐलान उनके द्वारा किया गया, जहां पर उन्होंने अपनी मांगों को लेकर यहां पर बंद किया। और इसी बीच तीर्थ यात्रा भी चल रही है, तो जो यात्री केदारनाथ पहुंच रहे हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये आवाज़ एक बार फिर उठी है, क्योंकि लंबे वक्त से पुनर्निर्माण कार्य चल रहे थे और आज हमने फिर देखा कि एक चिनूक हेलीकॉप्टर जो वहां पर सामग्री थी निर्माण कार्य की, वो लेकर पहुंचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं विकास कार्य चल रहे हैं। अभी बरसात का मौसम है, कुछ धीमी गति ज़रूर हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी केदार घाटी को सुंदर बनाने के लिए, उसको विकसित करने का कार्य चल रहा है। लेकिन इसी बीच जो हकदारी हैं और जो व्यापारी हैं, पुरोहित हैं, वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने ये मांग की है कि जो कार्य उनके लिए किए गए, क्योंकि भूमि अधिग्रहण यहाँ पर हो चुका था, भूमि अधिग्रहण किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो आवास है वो उन्हें नहीं मिले, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। इसी को लेकर एक जुलूस भी उनके द्वारा निकाला गया और ये प्रांगण की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रांगण में, मंदिर प्रांगण में तमाम जो प्रदर्शनकारी थे, चाहे वो हकदारी हो या फिर व्यापारी हो, सब इकट्ठा हुए थे। तो आज का यही मुद्दा है कि आखिर ये जो एक दिन का बंद का ऐलान किया गया है, उससे कहीं ना कहीं असुविधा ज़रूर हुई है। केदारनाथ पहुंचे हैं क्योंकि बरसात के सीज़न के बाद एक बार फिर तीर्थ यात्रा ने गति पकड़ी है। लेकिन अब एक दिन का जो बंद था वो काफ़ी नुकसान जो है वो पहुंचा चुका है व्यापार को भी और जो तीर्थयात्री वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि असुविधा हुई है। ढाबे बंद थे, दुकानें बंद थी। ऐसे में वहां जो तीर्थयात्री आए थे उन्हें जाहिर सी बात है असुविधा का सामना करना पड़ा। लेकिन तीर्थ पुरोहितों का साफ तौर पर यह कहना है कि हम सहयोग करते हैं उन पुनर्निर्माण कार्यों का, लेकिन सहयोग के बावजूद भी अगर कोई नीति स्पष्ट नहीं होती है तो चिंता का विषय है और उसी नीति को स्पष्ट करने की मांग ये सभी कर रहे हैं।
आज इस चर्चा में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। पहले उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। शीशपाल बिष्ट कांग्रेस प्रवक्ता लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ हरीश डिमरी तीर्थ पुरोहित लाइव जुड़े हुए हैं। वहीं चंडी प्रसाद तिवारी हैं, अध्यक्ष व्यापार संघ केदारनाथ के, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आऊंगी हरीश डिमरी जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप लोगों की परेशानियां क्या है सर? क्या मांग लेकर आज आप लोगों ने एक दिन के बंद का ऐलान किया था, जिसका समर्थन आप लोगों ने किया था व्यापार संघ का? सर देखिए, सरकार की पुनर्निर्माण में शुरू से नीति स्पष्ट नहीं रही है। इसलिए बार बार निवेदन प्रतिवेदन करने के बावजूद भी जो तीर्थ पुरोहितों और हकूकधारियों को आश्वासन दिया गया था, जिस तरह की नीति इन्होंने हमको बताई थी, उसमें अक्सर एक भी बात जो आज धरातल पर नहीं आ रही है। बार बार चेतावनी देने के बाद, बार बार इनको प्रतिवेदन देने के बावजूद भी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। इसलिए आज 24 घंटे का जो बंद था उसका आह्वान किया गया। हम नहीं चाहते दूर देश से आने वाला यात्री हमारे यहाँ आके परेशान हो, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण, जो गलत नीतियां सरकार कर रही है हमारे साथ, तीर्थ पुरोहितों के साथ, हकूकदारियों के साथ, इसीलिए ये मंजर आज सरकार को देखना पड़ा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जो हमारी गरुड़ चट्टी है, गरुड़ चट्टी मानी जाती है देवदर्शनी, और आप वहां जाके धरातल पर देखिए 5-5 मंजिले मकान इन्होंने बना दिए। जहां से भगवान के दर्शन होने थे वहां पर 5 मंजिला मकान बना दिया गया। तो वहां से कहाँ भगवान के दर्शन होंगे? शुरू से गरुड़ चट्टी में जो देव दर्शनी है वहीं से भगवान के दर्शन माने जाते हैं जी। वहां पर आपने 5 मंजिला 7 मंजिला मकान खड़ा कर दिया। ये कौन सी नीति है? ये तो कहीं भी इनके पुनर्निर्माण की नीति में था ही नहीं। और दूसरी बात, जो तीर्थ पुरोहितों को कहा गया था कि आपके मकान का पुनर्निर्माण होगा, आपको इसका मालिकाना हक दिया जाएगा, वो कितना दिया गया ये सरकार से पूछिए ना। जब वो नहीं कर रहे हैं तभी तो आज तीर्थ पुरोहित इस बंद के लिए आगे आया और ये बंद करना पड़ा। आज से पहले सरकार ने पुनर्निर्माण के बारे में जो भी नीति धरातल पे लाने की बात कही थी, उसमें से एक भी नीति धरातल पे नहीं आई। एक बात। दूसरा, जितनी भी जमीनें वहां ली गई वो उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के नाम से ली गई है। तो उसमें जो मंदिर समिति की जमीन या हमारे स्थानीय लोगों की जमीन थी वो तो सब पर्यटन विकास परिषद को चली गई। तो हम तो वहां बेघर हो जाएंगे जी। इसलिए जब सरकार ने शुरुआत में कहा था कि तीर्थ पुरोहितों के लिए उनका आवास के अनुसार उनको आवास दिया जाएगा, वो कहाँ दिया गया जी? तो सरकार से यही मांग तो हो रही है कि हमारा मालिकाना हक हमको दिया जाए। इसके अलावा थोड़ी कुछ मांग रहे हैं भाई। ठीक है, अपनी जमीन की बदले में जमीन ही तो मांग रहे हैं, मकान के बदले में मकान मांग रहे हैं। ठीक है, उसका भी जवाब लूंगी मैं जी। हरीश डिमरी जी, उसका भी जवाब लूंगी। पहले मैं और मेहमानों के पास चली जाती हूँ। चंडी प्रसाद जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, अभी तीर्थ पुरोहित जी ने जो कहा, क्या आप उस बात से इत्तेफाक रखते हैं? आप लोगों की क्या परेशानी है, क्योंकि व्यवसायी वहां पर इस बात से प्रभावित हो रहा है, एक दिन का बंद आप लोगों ने किया? हाँ मैडम, हरीश डिमरी जी की बातों में पूरी सुन नहीं पाया हूँ जी, लेकिन जहाँ पे हमारी ये परेशानी है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ड्रीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो यहाँ पे निर्माण कार्य हो रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक तरफा किए जा रहे हैं। असल में बात ये है कि गवर्नमेंट हमसे चाह रही है कि हम उनके साथ मास्टर प्लान के तहत यहाँ पे अपनी भूमि दें या अपना भवन दें, और उसके लिए वो ये लिखवा रहे हैं हमसे कि इस पे जो है हम अपनी इच्छा से मास्टर प्लान के तहत निर्माण कार्य के लिए अपनी भूमि या अथवा अपना जो घर मकान है तो हम इसको सरकार के लिए दे रहे हैं जी। और इसमें ये नहीं लिखा जा रहा है कि सरकार को दे रहे हैं हम, कि दान दे रहे हैं या बेच रहे हैं कि क्या है। और जो शासन प्रशासनिक जो अधिकारी है उनका कहना है मौखिक रूप से कि वो हमको वहीं पे बना करके देंगे। हमारी पीड़ा ये है कि हम उनसे जानना चाहते हैं कि वो क्यों नहीं हमको लिखित में देना चाहते हैं कि आप हमारी जमीन पर ही हमको जो है हमारा भवन बना के देंगे और हमें बहुत स्वामित्व देंगे वहाँ पे।
तो इसके लिए सरकार एग्री नहीं है। हम यहाँ पे जो है हमारे स्ट्राइक का कारण ये है कि सरकार यहाँ पे अपनी नीति को स्पष्ट करे, यहाँ पे वो करना क्या चाहते हैं और जो उसका बायलॉज है वो यहाँ पे हमें बताएं कि बायलॉज के अंतर्गत वो करना क्या चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। संजीव जी, आपने दोनों की बात सुनी, तीर्थ पुरोहित और जो व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं उनकी भी। आप क्या कहेंगे जो आज एक दिन का बंद हुआ है लेकिन उसके इतर जो उनकी मांगे हैं? दिव्य जी, देखिए, सबसे पहले तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है। मैं पूरे प्रदेशवासियों की ओर से उनको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं अर्पित करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मैं यह कामना करता हूं वे दीर्घायु और उत्तराखंड के विकास की गति को और आगे बढ़ाएं ताकि उत्तराखंड और अधिक समृद्ध हो और अधिक उन्नत हो। अब बात रही जो आज का विषय है, देखिए, केदारनाथ में पुनर्निर्माण के कार्य आरंभ हो गए हैं और उसमें मैं वहाँ पर जितने भी तीर्थ पुरोहित हैं, हकूकदारी हैं और जितने भी वहाँ पर व्यापारी हैं, उन सभी को मैं पूरी तरह से आश्वस्त करता हूँ कि आपके हक हकूक पर, आपके जो हित हैं उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। सरकार आपका पूरा ध्यान रखने वाली है और सरकार उसके लिए कोई बीच का रास्ता, कोई भी इस तरह की नीति हम लोग लेकर आ रहे हैं और जो भी बातचीत हो रही है, शासन प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह से कुछ प्लानिंग कर रहा है और आप भी उसमें सहयोग करें। और मैं सोचता हूँ जो विपक्ष है, विपक्ष उसमें केवल और केवल आग में घी डालने का काम कर रहा है, राजनीति कर रहा है। उनकी बातों में ना आकर आप जो केदारनाथ का पुनर्निर्माण है उसमें अपनी भूमिका अदा करें, उसमें सहयोग करें। और देखिए दिव्य जी, केदारनाथ में रोपवेज बनने जा रहे हैं, रोपवे बनेंगे तो आज जो 43 लाख पिछली बार तीर्थयात्री आए, इस बार अनुमान है कि 50 लाख का भी आंकड़ा शायद ये पार कर जाए। और जब ये हमारे पूरे रोपवेज बन जाएंगे तो यहाँ पर जो तीर्थयात्री हैं वो मैं सोचता हूँ करोड़ से ऊपर भी संख्या हो सकती है उनकी। तो चार धाम का जब तीर्थाटन बढ़ेगा तो वहाँ पर जितने हकूकदारी हैं, जितने अपने तीर्थ पुरोहित हमारे माननीय पुजारी गण हैं और जितने हकूकदारी हैं उन और साथ में जितने होटल्स हैं और अन्य जो प्रसाद वाले हैं, जो भी व्यवसाय वहाँ पे लोग करते हैं, वो आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे, वहाँ पर रोजगार बढ़ेगा और मैं सोचता हूँ अपना क्षेत्र का बड़ा अच्छा विकास होगा। तो आप सबको उसमें सहयोग करना चाहिए। सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार की भावनाओं की भी कदर करें, सरकार आपकी भावनाओं की कदर करेगी। ठीक है। हमारे साथ शिषपाल बिष्ट जी भी लाइव जुड़े हुए हैं। शिषपाल जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि संजीव जी ने तो कहा है कि आप सरकार का सहयोग करें, सरकार आपका ध्यान रखेगी। आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले को लेकर? देखिए दिव्य दर्शनी जी, जो बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी में और पूरे चारधाम क्षेत्र में सरकार लगातार मनमानी कर रही है। और ये आज केदारनाथ का किस्सा नहीं है। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने तो बहुत धैर्य रखने के बाद आप उनका धैर्य का जो गुब्बार है वो फूटा है। और आप बद्रीनाथ जी में देखिए, बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के नाम पर जिस तरीके से तीर्थ पुरोहितों को परेशान करने का इन्होंने काम किया और तीर्थ पुरोहितों ने कई दौर की वार्ता वहां के स्थानीय प्रशासन से, प्रदेश सरकार के जो सक्षम जो है अधिकारी हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सबसे करने के बाद जो है उनको वहां पर आमरण धरना प्रदर्शन करना पड़ा। भाई वहां पर भी जो है तीर्थ पुरोहितों की यही मांग है कि जो उनके हक हुकूक है वो आज से थोड़े ही नहीं है, वो पीढ़ियों से है और पीढ़ियों से उनके वहां पर आवास है, प्रतिष्ठान है। भाई उसके बदले उनको वो चीजें मिलनी चाहिए। और जहां पर अगर आप वहां पर हक हकूकधारियों के साथ, तीर्थ पुरोहितों के साथ, स्थानीय व्यापारियों के साथ अगर सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं तो बताइए इसमें विपक्ष की गलती है। तो विपक्ष तो लगातार जो है
यही चाह रहा है कि भैया जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, जो हमारे धर्म क्षेत्र के जो है अधिष्ठाता हैं, अगर आप उन्हीं को परेशान करेंगे, सरकार ने पहले उनको देवस्थानम बोर्ड के नाम पर परेशान किया, वही खुन्नस सरकार अब जो है मास्टर प्लान के नाम पर जो है तीर्थ पुरोहितों के साथ निकालना चाह रही है। अभी मैं सुन रहा था वहां पर चंडी प्रसाद भट्ट जी कह रहे थे कि साहब जो अनुबंध बनाया जा रहा है उसमें ये उल्लेख ही नहीं किया जा रहा है कि तीर्थ पुरोहितों को जो है उनका जो भूमि ली जाएगी या भवन लिया जाएगा, जो प्रतिष्ठान लिया जाएगा, उसके बदले वो कब तक दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। तो भैया ये एक पक्ष क्यों चाहती है सरकार की तीर्थ पुरोहित तो अपना सर्वस्व दान कर दें, ये सरकार को पूरा सहयोग करे और सरकार जो है उनको अंधेरे में रखे, तो ये तो नहीं चलेगा ना। अगर सरकार वहां का मास्टर प्लान बनाना चाहती है, विकास करना चाहती है, तो विरोध कौन कर रहा है? लेकिन वहां पर अभी जैसे डिमरी जी कह रहे थे कि हनुमान चट्टी में जहां से देव दर्शन होते हैं वहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें सरकार बना रही है, बना दी गई है। आप बताइए, तो आपको कम से कम जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, जो धार्मिक जो एक रीति रिवाज है, कम से कम आप अगर उसका भी पालन नहीं करेंगे तो उसके में कठिनाई क्या अधिकारियों को? भाई हमारे तीर्थ पुरोहितों से तो देखिए पूरा देश प्रेरणा लेता है, उनका आदर सत्कार जो है पूरे देश के अंदर है, और अगर हमारा स्थानीय प्रशासन और प्रदेश की सरकारें उनका आदर नहीं करेगी, उनकी भावना का ध्यान नहीं रखेगी, तो कौन रखेगा? और आप आरोप लगाते हैं विपक्ष पे कि विपक्ष जो है भड़काने का काम कर रहा है। अरे विपक्ष को कोई सिर में खुजली थोड़ा ही नहीं हो रही, विपक्ष तो जो है स्थानीय जो है उनके हक हकूक को सुरक्षित करना चाहता है। हम चाहते हैं कि हमारे तीर्थ पुरोहितों को परेशानी ना हो। भाई जो उनके पीढ़ियों के हक हैं, पीढ़ियों के उनके अधिकार हैं, कोई आज सरकार ने नहीं दिया, कोई खैरात नहीं मांग रहे हो, उनके अधिकार हैं भैया, आप उस पर भी कुठाराघात कर रहे हैं। तो ये जो मनमानी है, ये जो हठ धर्मिता है सरकार की, देखिए उसका विरोध हो रहा है। और सरकार अगर अभी भी नहीं चेती, क्योंकि हमारा बद्रीनाथ का अनुभव है, बद्रीनाथ में जब बहुत ज्यादा विरोध हुआ तो वहां की डीएम ने जाकर के जो है वादा कर दिया, और फिर 4 दिन बाद वादे से मुकर के फिर जो है हकों को दोबारा से धरने प्रदर्शन पे बैठने, ये तो झूठे वादे भी कर रहे हैं। ये तो जो है किसी वचन पर सरकार जो है टिकी नहीं रही है, प्रशासन टिकी नहीं रहा, तो इनकी जो नीति है वो स्पष्ट ही नहीं है ना, ये खुद कंफ्यूजन में है। तो इतना कंफ्यूजन क्यों है भाई? ठीक है, जवाब ले लेंगे शिवपाल जी, जवाब लेंगे। दूरदर्शिता की कमी आ रही है जी। ठीक है, चंडी प्रसाद तिवारी जी, एक छोटा सा सवाल, इससे पहले मैं बीजेपी से जवाब लूं, छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके कितने राउंड की वार्ता जो है शासन प्रशासन से इस मुद्दे को लेकर हो चुकी है? कितने बार आप लोग रिटन में अपनी मांगे रख चुके हैं शासन प्रशासन तक? मैडम असल में शासन पासन यहाँ पे बड़ा ही हमारे जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, सीधे साधे भोले भाले लोग यहाँ पे हैं, और ये एक एक करके इनको वहाँ पे ले जा करके और एग्रीमेंट करा रहे हैं। और सामूहिक रूप से ये ऐसा नहीं कि हमारी किरार सभा है या फिर व्यापार संस्था है कि इनको विश्वास में लेकर ऐसा एग्रीमेंट कर रही हो, तो यही सोच करके आज हमें मजबूरन यहाँ पे ये निर्णय लेना पड़ा है कि बंद का निर्णय यहाँ पे लेना पड़ा हमें। और अभी ये भाई जो पहले कह रहे थे कि सरकार की हमने यहाँ पे कोई आतंक मदद नहीं की है, देखिए यहाँ पे आपदा आई थी 2013 में, और इस आपदा में हमने अपने वास जो भूमि है वो तो दी ही दी है, साथ में जो हमारे भवन भी इनको रास्ते के लिए देने पड़े। हमने सरकार का आज तक भरपूर सहयोग किया है, हर जगह पे जहाँ भी इन्होंने सहयोग मांगा है हमने दिया है। और हमारा दुख यही है कि ये हमारे साथ एग्रीमेंट करे, ड्रीम प्रोजेक्ट के जो अंतर्गत ये हो रहा है हमारे साथ एग्रीमेंट करें, अपना जो बायोलॉज मैं पहले भी बोल चुका हूँ, तो ये बायोलॉज हमारी यही मांगे हमें, ज्यादा कुछ। ठीक है संजीव जी, यहाँ पर कई सारी बातें निकल कर आई, लेकिन जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि आप जब अग्रीमेंट कर रहे हैं मास्टर प्लान के तहत, तो पहली बात एक्सक्लूड करके, यानी कि इंडिविजुअल तौर पर क्यों यहाँ पर अग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, लिखित में क्यों नहीं किसी को दिया जा रहा है कि आखिर माफ कीजिएगा इस जमीन का जो अधिग्रहण हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, क्या खरीदी जा रही है, क्या इसके लिए बदले उनके मकान दिया जाएगा, वहीं पर दिया जाएगा, ये बातें स्पष्ट नहीं है। और दूसरी बात, कंबाइन करके क्यों लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है, चाहे वो तीर्थ पुरोहित हो या फिर व्यापारी हो? दिव्य जी देखिए, सरकार जब भी कोई किसी प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहण कोई भूमि होती है तो निश्चित ही वहाँ पर जो लोग वास करते हैं तो उनको थोड़ी बहुत कुछ असुविधा होती है, इस चीज़ को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन
साथ ही उस जगह से यदि अन्यत्र कहीं पर उनको रीशेड्यूल कर रहे हैं और अन्यत्र बसाने की बात हो रही है, तो मैं सोचता हूँ सरकार के द्वारा कोई ना कोई नीति अवश्य उसके ऊपर बन रही होगी, बनाई होगी। और मैंने जैसा पहले कहा, सभी हक हकूकदारी और सभी तीर्थ पुरोहित और वहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने व्यापारी हैं, सभी लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे। सरकार आपकी है, सरकार आपके लिए है, और सरकार कोई भी पूरी आप लोगों से पूरी सहानुभूति रखते हुए जो भी निर्णय होगा वो आपके हितों को ध्यान में रख के होगा। लेकिन संजीव जी एक छोटा सा सवाल मेरा ये है, आप कह रहे हैं अन्यत्र जगह पे अगर शिफ्ट कर रहे हैं तो उसकी नीति होगी, लेकिन प्रशासन जो एक ब्रिज की तरह काम करता है लोगों के और सरकार के बीच में, वो कुछ क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा है। ना ये बताया जा रहा है कि कोई अलग स्थान भी होगा, और अन्यत्र शिफ्टिंग की तो बात ही नहीं है, क्योंकि अगर केदारनाथ धाम से ये तमाम तीर्थ पुरोहित जुड़े हुए हैं, व्यापारी जुड़े हुए हैं, तो अन्यत्र शिफ्ट करने की तो बात ही नहीं होती है। जैसे गड़ू चट्टी की बात की कि 5-5 मंजिला मकान वहां पर बन रहे हैं जो प्लान का हिस्सा नहीं थे, तो उससे कहीं ना कहीं तीर्थाटन भी इम्पैक्ट पड़ेगा। दिव्य जी देखिए, अन्यत्र का मतलब ये नहीं होता है कि आदमी को देहरादून से शिफ्ट किया और हरिद्वार में शिफ्ट कर दिया, या देहरादून से शिफ्ट किया ऋषिकेश शिफ्ट कर दिया। वो तो हो गया अन्यत्र, जो जिस रूप में आप समझ रहे हैं। अन्यत्र शिफ्ट करने का ये भी मतलब होता है, जैसे राजपुर रोड का चौड़ीकरण का काम हो रहा है, तो वहाँ पर जितने लोगों के दुकानें आ रही हैं या कुछ आ रहे हैं, अभी जैसे चक्रौता रोड का चौड़ीकरण हुआ था, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। चक्रौता रोड का चौड़ीकरण हुआ था, तो वहाँ पर जितने लोगों की दुकानें आ रही थी, सड़कों को चौड़ा किया गया, और जिन लोगों के व्यापार में कुछ फर्क पड़ा तो उनको घंटाघर पे जो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है उसमें उनको दुकानें दे दी गई। और ये नज़दीक वो भी व्यापारिक क्षेत्र है, ये भी व्यापारिक क्षेत्र है। ऐसा नहीं कि उनको देहरादून से शिफ्ट करके विकासनगर चक्रौता कहीं पे भेज दिया। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं या कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रोजेक्ट के बीच में यदि कुछ लोगों के आवास आ रहे हैं या कोई व्यापारिक स्थान आ रहे हैं, तो उनको वहीं पर जो भी सरकार की प्रशासन की नीति है, तो उसके अनुसार उन लोगों को पुनर्स्थापित किया जाएगा और आपके हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ठीक है शिषपाल जी, आपके पास आऊं उससे पहले मैं हरीश डिमरी जी के पास जाऊंगी। डिमरी जी, यहाँ पर हमने सुना कि जिस तरीके से भाजपा के जो विधायक हैं उन्होंने कहा कि ठीक है आपकी मांगे अपनी जगह हैं जिस पर सरकार विचार विमर्श करेगी, लेकिन एक दिन का बंद बुलाना कहीं ना कहीं तीर्थयात्रियों को असुविधा करने जैसा है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आप बंद ना करके खाली प्रशासन के पास जाते तो थोड़ा सा आप लोगों को सहूलियत होती? डिमरी साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो सब आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं फिर एक बार जुड़ने की प्रयास करूंगी। शिषपाल बिष्ट जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए दिव्य दर्शनी जी, जो यहाँ पर अतिक्रमण के नाम पर, ये जो मास्टर प्लान के नाम पर तोड़ फोड़ की कार्रवाई कर रहा है, जो मनमानी दिखा रहा है, असल में दिक्कत क्या आ रही है कि ये अभी भाजपा के प्रवक्ता उदाहरण दे रहे थे देहरादून में घंटाघर के चौड़ीकरण का, लेकिन पहाड़ में दिक्कत क्या है कि पहाड़ में 1962 के बाद भूमि बंदोबस्ती हुई नहीं है, और जहां पर हमारे प्रतिष्ठान है, हमारे मकान है, ये हमारे जो दूसरी चीजें हैं, वो अभी गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से जो है उस हिसाब है ही नहीं उनके नाम पर वहां पर। लेकिन क्योंकि पीढ़ियों के हक हकूक है, तो ये सरकार जब तक नहीं समझेगी और इसका संज्ञान नहीं लेगी, या माननीय हाईकोर्ट के संज्ञान में ये चीज नहीं लाएगी कि ये जो है पर्वतीय क्षेत्रों में ये दिक्कत है, भाई तो मात्र के बाद लोग वहां पर रह तो रहे हैं, उससे पहले से रह तो रहे हैं, लेकिन क्योंकि भूमि बंदोबस्ती हुई नहीं तो रिकॉर्ड दुरुस्त हुई नहीं है, तो ये जो है प्राथमिक और तकनीकी जिसका लाभ सरकार उठा रही है, और सरकार जो है वहां से लोगों को हटा तो दे रही है गुमराह करके। जैसे भी केदारनाथ में
मुझे लग रहा है यही हो रहा है कि उनको कहा तो जा रहा है कि आप जो है सरकार को दान कर दीजिए, लेकिन बाद में कहेंगे आप अपना रिकॉर्ड लाइए। वो रिकॉर्ड लाएगा कहाँ से जब 1962 से जो है बंदोबस्ती हुई नहीं है। ये पूरे गढ़वाल में गलती किसकी है? दिव्या जी गलती किसकी है? दिव्या जी गलती किसकी है? 1962 से सरकार किसकी थी? 1962 से सरकार किसकी थी? ये भी तो आपको जवाब देना चाहिए। ये आपने, मेरे भाई, आपने बंदोबस्ती क्यों नहीं करी? आपने बंदोबस्ती क्यों नहीं करी? क्यों लापरवाही करते रहे? क्यों लापरवाही करते रहे आप लोग? संजीव जी, उन्होंने लापरवाही की, इसलिए जनता ने उन्हें नकार दिया और आज जब वो विपक्ष में बैठे आपसे सवाल कर रहे हैं। मानवीय पक्ष है, ये जो कानूनी पक्ष है उसको समझ नहीं। लेकिन शीशपाल जी आप बेशक विपक्ष में हैं। शीशपाल जी, आप लोग बेशक विपक्ष में हैं, लेकिन संजीव जी का भी कहना गलत नहीं है कि आपकी भी सरकारें रही हैं। आप जरूर आरोप तो बढ़ देते हैं, लेकिन आप लोगों ने कभी इस पर विचार क्यों नहीं करा जब आपकी सरकारें थी? अरे दिव्य दर्शनी जी, हरीश रावत जी की सरकार में भूमि बंदोबस्ती के प्रयास किए गए और पौड़ी और अल्मोड़ा जिले को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो है लिया गया, लेकिन आगे की सरकार उसमें आगे बढ़ी नहीं। आप बताइए। मेरे भाई शीशपाल जी केवल शिलापट लगाना ही आपका काम है? केवल शिलापट लगाना ही आपका काम है या उससे आगे भी बढ़ते हैं? शिलापट लगाने का ही आपका काम है या उससे आगे भी बढ़ते हैं? नहीं थे ना सर वो, उसके बाद सरकार से चले गए थे। दिव्या जी 2014 में अतिक्रमण के विरुद्ध अध्यादेश कौन लेकर आया था? आपकी सरकार लेकर आई थी। आपकी सरकार लेकर आई थी अतिक्रमण के विरोध में। उसका जवाब आपको देना चाहिए ना। 2014 में आपकी सरकार अध्यादेश लेकर आई थी अतिक्रमण के विरोध में। उसके लिए आपका क्या बोलना है? उसके बारे में जवाब दीजिए ना। ठीक है, गुमराह मत करिए। देखा जा रहा है, लेकिन सरकार जो है प्रचंड बहुमत के नशे में है, घमंड में है। 2014 के बारे में आपका क्या बोलना है? उसके बारे में भी तो बोलिए कुछ। अरे भाई, तो आप मानवीय पक्ष नहीं देखेंगे? माना कांग्रेस ने गलती की तो आप उस गलती को नहीं सुधारेंगे? मतलब आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? आपको जनता ने वोट क्यों किया? अरे भाई, आपको जनता ने इसीलिए तो वोट दिया कि हमने कुछ गलती की होगी, तो मतलब आप जो है जनता ने जो आपको वोट दिया उससे सजा उसको ये देंगे कि उनको उजाड़ेंगे? मतलब आप जो है उसका पक्ष जानेंगे नहीं। आज उत्तरकाशी ये जो है फोन आया था मुझे, उत्तरकाशी की नगर पालिका के सभासदों का भी आया, वहां से तमाम जनप्रतिनिधियों का आया कि साहब 3 दिन का नोटिस दिया जा रहा है। लोगों ने जो है कर्ज करके किसी प्रकार से मेहनत करके बड़ी मुश्किल से एक घर बनाया। अब बताइए, क्योंकि अब पहाड़ की व्यवस्था मैंने आपको बता दिया कि भूमि जो बंदोबस्त हुआ नहीं, तो ये पूरे प्रदेश की समस्या है। हमारे जो धारे हैं, हमारे जो देवालय हैं, हमारे जो गौशालाएं हैं, वो सब इसी तरीके से बनी है। और गांव में तो आप जाओगे, ज्यादातर जो नजूल भूमि है, ये ग्राम समाज की भूमि है, अन्य भूमि है, वहां पर भी जो है सबके प्रतिष्ठान है, घर है, सब बने। ये पूरे उत्तराखंड की व्यवस्था है। अब बताइए, इसको कौन समझेगा अगर हमारी सरकार नहीं समझेगी? दिव्या दर्शनी जी, सरकार तो जो है बिल्कुल डंडे के और कानून के जो है बल पर जो है एकला चलो की राह पर चली हुई है कि साहब जो हम कह रहे हैं वही सही है। तो आप अगर हमारी सांस्कृतिक और हमारी भौगोलिक ये हमारी स्थानीय दिक्कत को नहीं समझेंगे तो समझेगा कौन? समझेगा आप बताइए। चंडी प्रसाद तो सरकार अगर मानवीय पक्ष को नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? आप बताइए। ठीक है, चंडी प्रसाद तिवारी जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, तो जिस तरीके से यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस दोनों का वक्तव्य आपने सुना है, आप किसकी बात से ज्यादा इत्तेफाक रखते हैं? भूमि अधिग्रहण की अगर हम बात करें, यहाँ पर पूरा प्लान चल रहा है, भाजपा कहती है समय लगता है लेकिन आपका कुछ अहित नहीं होने दिया जाएगा। क्या आपको इस सापेक्ष में कोई बात कही गई थी, चाहे वो शासन हो या प्रशासन हो? देखिए जी, यहाँ पे तत्कालीन मुख्यमंत्री जो हरीश रावत जी थे, वो उस दौरान यहाँ पे आए थे 2013 में या अथवा 14 में आए थे। तो उन्होंने हमें ये बताया था कि 10-10 फीट की दुकान जो यहाँ पे मंदिर के आगे जो ये सड़क बनाई है यहाँ पे, तो 10-10 फीट की दुकान
दोनों साइड बना करके देंगे। और उन्होंने ये कहा था कि हम पूरी जो जगह है वो 130 फीट लेंगे। लेकिन आज जो है इन्होंने 70 से 75 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया है। व्यापार कहीं पे, अभी व्यापार की कहीं पे व्यवस्था नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि पेट में आग लगी है भूख से, पहले भूख शांत की जाती है, विकास तो बाद में होता रहता है। तो सबसे पहले चाहिए था सरकार को कि यहाँ पे जो आपदा प्रभावित जो व्यापारी जो लोग हैं यहाँ के, तो उनके लिए पे एक बाजार देना जरूरी था। और इसके बाद जो यहाँ पे जो कार्य जो हो रहे हैं, तो ये बात की बात थी। अभी जो यहाँ पे जो मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे जो कार्य चल रहे हैं, तो जो जैसे अभी बात आई है कि 4 मंजिला 5 मंजिला की जो है, तो यहाँ पे जो 4 मंजिला 5 मंजिले की जो बात आ रही है, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि ठीक है, आप मौखिक तौर पे हमको ये कह रहे हैं कि आपकी जगह जहाँ पे है वहीं पर आप हमको भवन बना करके देंगे और वो हमें भू स्वामित्व भी उस पर देंगे। भू स्वामित्व तो खैर पहले से ही हमारे यहाँ पे है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि आप जो दूसरी तीसरी चौथी जो मंजिल बना रहे हैं वो किसके लिए है? तो हमारे लिए तो मतलब है नहीं वो। इसमें ये है कि जो पूंजीपति जो माफिया है, ये पूंजीपतियों की सरकार है और ये पूंजीपतियों को ही जो यहाँ पे जो ये निर्माण करवा रहे हैं, इन पूंजीपतियों को यहाँ पर रखना चाह रहे हैं। उन्हीं के माध्यम से यहाँ पे जो केदारनाथ जी है, तो यहाँ पर ये जो भी संचालन होता है ये इससे कराना चाहते हैं। ठीक है संजीव वर्मा जी, आपकी बात ठीक है कि एक मास्टर प्लान बनता है, समय लगता है, लेकिन जो बात कही जा रही है कि हरीश रावत के समय पर ये वादा उनसे किया गया था कि 10-10 फीट की दुकानें बनाई जाएंगी प्रांगण में और कुल 30 फीट का एरिया लिया जाएगा। अब 70-75 तक वो पहुंच चुका है। जो 5 मंजिला इमारत की बात की गई उसमें 1 मंजिला ये समझते हैं कि उनकी है, लेकिन बाकी 4 मंजिला किसकी है? तो ये पूरा नीति क्लियर क्यों नहीं हो पा रही है? वहां पर कार्य हो रहे हैं लेकिन नीति क्लियर नहीं अभी भी लोगों में। दिव्या जी देखिए, जिला प्रशासन जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उसकी पूरा जो नीति होती है, जो उसमें काम होने होते हैं, वो चरणबद्ध तरीके से सब काम होते हैं और मैं सोचता हूँ सारे काम होंगे। और मैंने जैसे पहले भी 2 बार बोला है कि किसी के हितों का अनदेखी नहीं की जाएगी, सबके हितों का ध्यान सरकार रखने जा रही है। और आप थोड़ा धैर्य रखिए। और जो कांग्रेस पार्टी जो राजनीति के तहत वहाँ पे आप लोगों को भड़काने का काम कर रही है, बरगलाने का काम कर रही है, न उनके भड़काने में आए न उनके बरगलाने में आए। संजीव जी छोटा सा विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, देखिए आप ये कहते हैं चैनलाइज वे में होता है, सिस्टमैटिक वे में होता है। सिस्टम तो ये कहता है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं उसके पहले प्लान बनता है। आप भूमि अधिग्रहण की बात करते हैं तो भूमि अधिग्रहण के लिए जो लोग वहां पर हैं उनसे आप बातचीत करते हैं, उनको मनाते हैं, उनके साथ अग्रीमेंट साइन होता है। जब वो ओके हो जाते हैं उसके बाद आप विकास के कार्य आगे शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ विकास के कार्य पहले शुरू हो गए हैं, मौखिक तौर पर लोगों को कहा जा रहा है, रिटन में कुछ नहीं दिया जा रहा है, तो फिर आखिर ये प्लान कैसे बना? दिव्या जी देखिए, अभी वहाँ पर एक्चुअल में जिला प्रशासन के और व्यापारी और जितने भी अपने तीर्थ पुरोहित हैं उनके बीच में आपस में क्या वार्ता हुई, क्या एग्रीमेंट्स हुए, इसकी पूरी पुख्ता जानकारी हमको अभी फिलहाल नहीं है। वो बता रहे हैं सर, वो तीर्थ पुरोहित ने भी बताया, वो व्यापारियों ने भी बताया। ऐसा है ना जी, वो जो बता रहे हैं हम जब तक पेपर पे नहीं देखेंगे हम उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। मतलब आपको ऑथेंटिकेशन चाहिए, आप उनकी बातों पे यकीन नहीं करेंगे? नहीं, आप गलत यही तो बात होती है ना सर। देखिए ऐसा होता है, अब यही बात उनके साथ हो रही है सर, यही बात उनके साथ हो रही है। गलत मोड़ मत दीजिए संजीव जी, नहीं गलत मोड़ नहीं, आप समझने की कोशिश कीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। संजीव जी एक मिनट, मेरी बात वैलिडेट करने का मौका दीजिए। अभी आपने क्या कहा? आपने कहा उन्होंने बोल दिया, लेकिन हमें जो है उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, हमें नहीं पता वो नहीं है। लेकिन उनके साथ भी वही हो रहा है, उनको भी जिला प्रशासन यही कर रहा है, मौखिक तौर पे बोल रहा है, रिटन कुछ नहीं मिल रहा है। दिव्या जी यहाँ का जो भी पक्ष है, आपकी शासन प्रशासन से आपकी क्या वार्ता हुई, क्या नहीं हुई, जब तक इस चीज का बिल्कुल एक
क्लैरिफाई नहीं हो जाता तो मैंने इसलिए आपको बोला, मैंने कहा जब तक क्लैरिफाई नहीं हो जाता तो बहुत कुछ बोलना मैं सोचता हूँ शायद जल्दबाजी होती है। और जब तक कोई ऑथेंटिक चीज हमारे सामने आएगी आपको भी अच्छा लगेगा कि मैं हमने कुछ बोला और वो उसका एक पुख्ता परिणाम आए। तो मैं 1 मिनट दिव्या जी। हरीश डिमरी भी एक्चुअली वो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं सर। मैं उनसे सवाल करना चाह रही थी, वो डिस्कनेक्ट हो गए थे। मैं आपके पास आऊंगी सर, एक बार हरीश डिमरी से बात कर लेते हैं। तीर्थ पुरोहित जी, आपने सुने हैं सारे पक्ष, आपने सुने हैं यहाँ पर, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि मास्टर प्लान के तहत सब कुछ हो रहा है और आप लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचाई जाएगी, आपको विश्वास में लेकर काम होगा, लेकिन आप लोग जस्ट इसका उल्टा कह रहे हैं कि आपको कुछ पुख्ता चीज कही नहीं जा रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि हो क्या रहा है? क्या सरकार पुनर्वास नीति के तहत इस कार्य को कर रही है? सबसे बड़ी बात यह है, क्या जो पुनर्वास नीति है, उसके अंतर्गत ये काम हो रहा है? अधिग्रहण की जो धारा 3, 4 से लेकर 11, 9 और 18 तक होती है, क्या इसका अनुपालन हो रहा है? मेरा ये मानना है कि सरकार ने शुरू से अपनी नीति को स्पष्ट नहीं किया। जो पुनर्वास नीति है, जो नई पुनर्वास नीति है, बद्रीनाथ में देखिए, मैं बद्रीनाथ की बात बताता हूँ। अभी मेरे से पूर्व वक्ता इस बात को कह रही थी, बद्रीनाथ में हम हाई कोर्ट तक चले गए, हाई कोर्ट भी गए, लेकिन वहाँ हो क्या रहा है, मोदी जी के नाम के ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम पे वहाँ का अफसर मनमानी कर रहा है। घर घर जा करके कागजों पर दस्तखत कर रहे हैं। अगर आपकी 4 मुट्ठी है जी तो 4 नाली है तो 4 मुट्ठी ले लेंगे सामने, तो अगर आप नहीं मानेंगे तो 4 की 4 नाली एक्वायर करते हैं। घर घर में जाया जा रहा है। ये जो आप कह रहे हैं ना कि इनको बैठाया गया, तीर्थ पुरोहित हकोदारियों को, उनसे वार्ता हुई, ये बता दें ना, कोई भी मिनट हमको बता तो दे कि यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ। पुनर्वास नीति जो मैं बात कर रहा हूँ, पुनर्वास नीति, अभी आप कह राजपुर रोड की बात कर रहे हैं देहरादून के, अरे कहाँ केदारनाथ, कहाँ राजपुर रोड, कहाँ आप समानता कर रहे हैं? आप ये बोलिए ना कि हम तीर्थाटन को भगा रहे हैं और पर्यटन को ला रहे हैं। ये हमारी जितनी धार्मिक परंपरा है ना, उसको तरस नरस करने के लिए आए हैं यहाँ। अब आप बोलिए गरुड़ चट्टी में, जहाँ से देव दर्शनी है, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कैसे बन गई? कौन सा मास्टर प्लान था वो? क्यों नहीं उसको नोटिफिकेशन किया गया? और आज जो तीर्थ पुरोहित कर रहा है ना, उसकी मजबूरी क्या हुई? जब आपने उनको कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया, लिखित में कुछ नहीं दिया कि आपकी जमीन लेने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो आपके पास विकल्प क्या है? आप आएंगे ना सड़कों पे। तो 2013 में मैं मंदिर समिति का सदस्य था, उस समय आपदा आई थी। आज 2023 हो चुकी है और कोई भी स्पष्ट नीति, कोई सरकार आई, कोई स्पष्ट नीति सरकार की नहीं है। मैं बार बार फिर कह रहा हूँ, पुनर्वास नीति, भाई आप देखिए कि हमारे केदारनाथ में सीमित जगह है ना, सीमित जगह, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। वही बद्रीनाथ में है, एक सीमित 3 किलोमीटर का दायरा है। अच्छा डिमरी जी, ये तो आपकी बात रही, लेकिन ये कहा जा रहा है आप लोगों को बरगलाया जा रहा है, आप लोगों को कुछ और बताया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, आप किसी के बहकावे में ना आइए। तो मैं कह रहा हूँ पुनर्वास नीति, और मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जब बद्रीनाथ में पहले दिन गया तो मैंने एडीएमपी साहब से यही बात तो करी कि आप अपना मास्टर प्लान का नोटिफिकेशन, उसके आपत्ति, उसका निराकरण और उसका गजट नोटिफिकेशन दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे आप नीति के तहत काम कर रहे हैं। आपका किसने मास्टर प्लान बनाया आज तक पता नहीं, क्या कब वो नोटिफिकेशन हुआ इनको नहीं पता, नहीं वो गजट में आया, नहीं अखबार में आया, कुछ नहीं। जो अफसर की मर्जी हो रही वो करे चले जा रहा। ठीक है, आप विकास कीजिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं? विकास करे, किसने मना करा? चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, यमुनोत्री हो, चाहे गंगोत्री हो। भाई देखिए, 4 धाम के खिलाफ हम लोग क्यों लड़े? मैं तो उसमें 4 धाम तीर्थ पुरोहित हकूकदारी महापंचायत का महामंत्री हूँ। मुझको पता है, 2.5-3 साल हमको सड़कों पर रखा। उसके बाद अगर ये चीज आई वापस, मंदिर समिति वापस आई है, केदारनाथ जी को यमुनोत्री वालों को यमुनोत्री मिला, गंगोत्री वालों को गंगोत्री मिला। लेकिन अभी आप मेरे से पूर्व वक्ता जी बोल रहे थे 62 में नहीं महाराज, 56 से प्रवाहित नहीं आई हमारे यहाँ, 32 के बाद 56 में आई। ठीक है संजीव जी, जवाब दे दीजिए। इतनी सारी बातें बोली गई, उसमें प्रमुख बात है पुनर्वास नीति। पुनर्वास नीति बार बार बोला जा रहा है, पुनर्वास नीति क्या है, क्या स्पष्ट नई नीति आई है उस नीति के तहत, क्योंकि हमारे जोशीमठ में मैं आपको बता दूं, एनटीपीसी का एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर वो भूदशाओं का सारा आरोप
या जो भी वो टनल के ऊपर हो रहा है वो दशा उसकी वजह से हो रहा है, उसमें हम लोगों को भी आज सोनारी जगह गई, लेकिन उनकी पुनर्वास नीति हमने पढ़ी। उस नीति को पढ़ने के बाद ही जमीन का जो म्यूचुअल आपस में बैठा वो तय हुआ। वो क्या दे रहे थे, हम क्या मांग रहे थे, उसके बाद हमने पुनर्वास नीति पढ़ी। अब आप बोलिए ना, आप तीर्थ पुरोहितों को तो बोल रहे हैं आप अपनी चीज हमें दे दो, लेकिन आप हमको तो बता ही नहीं रहे, तो उसके बदले में आपको मिलेगा क्या? ठीक है, जवाब ले लीजिए सर। आज तक हमारी समझ में नहीं आई ना बात। कम से कम उनको ये तो बताइए, लिखित दीजिए उनके। आपने घर घर जाके, मैंने एक लेडी को एक अफसर द्वारा ऋषिकेश के अंदर भगवान आश्रम में दस्तखत कराते हुए देखा। ये है इनकी नीति। ठीक है, तीर्थ पुरोहित जी जवाब ले लीजिए। संजीव जी। दिव्य जी, देखिए जैसे हमारे माननीय हरीश जी अपनी बात को रख रहे थे, तो जो जब भी अधिग्रहण होता है, जब भी कोई प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो उसके पूरा का पूरा एक धरातल पे काम होता है और उसके लिए एक स्पष्ट नीति बनती है। और मैं सोचता हूँ कई बार क्या होता है कि हल्का फुल्का कुछ नेगोशिएशन की स्थिति भी आती है। नेगोशिएशन इस हिसाब से कि सरकार को कहीं की जगह ज़्यादा चाहिए और उसके अलावा आपको जो जगह दे रहे आप उस जगह पे सेटिस्फाई नहीं है, तो आप कहते हैं नहीं मेरे को यहाँ की नहीं, मेरे को तो ये जगह इस जगह चाहिए। तो फिर आपस में बैठ के उसके ऊपर सहमति बनती है। तो दोनों पक्षों की मैं सोचता हूँ एक दो दौर की जो आपकी बातें होंगी तो उसमें कोई ना कोई बीच का रास्ता अवश्य निकल आएगा। संजीव जी, मैं फिर आपको क्लियरिफाई कर दूं, प्रॉब्लम क्या हो रही है। जो आप कह रहे हैं वो सही बात है कि आपस में म्यूचुअल बात हो रही है, लेकिन उनका यही तो कहना है कि अभी तक उन्होंने जोशीमठ का गैजेटेड नोटिफिकेशन पढ़ लिया कि वहां पर क्या नीति बनाई गई है पुनर्वास की। वो नीति पढ़ने के बाद ही आगे प्रोसीड किया गया है, नेगोशिएशन हुआ है। नेगोशिएशन तो तब होगा जब नीति पढ़ी जाएगी, जब दोनों तरफ से म्यूचुअल चीजें होंगी, तब आप नेगोशिएट करेंगे। लेकिन यहाँ तो नेगोशिएशन के लिए कोई अभी बेस ही नहीं है। यही इनका कहना है कि आपने रिटर्न में कुछ नहीं दिया, कोई नोटिफिकेशन हमने नहीं पढ़ा। तो जब नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा तो नेगोशिएशन की तो बात ही नहीं आती है। दिव्य जी देखिए, जो भी नोटिफिकेशन होता है जिला प्रशासन के पास उपलब्ध होगा और आपको जिला प्रशासन के पास जाकर उस गजट नोटिफिकेशन की मांग करनी चाहिए और वो आपको उसको उपलब्ध कराएंगे। आप उसे पढ़िए, आप उससे पूरे से संतुष्ट होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो सर फिर अग्रीमेंट सिंगल इंडिविजुअल क्यों कराए जा रहे हैं? नहीं, आप स्पष्ट कीजिए ना संजीव जी। हर बात सवाल आरोप लगाने के लिए नहीं होते, कुछ क्लैरिफिकेशंस भी होते जो इस पूरी डिबेट में आप बोलने देंगी तो बोलूंगा ना। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, आपने कहा कि जाके प्रशासन से मांगिए। अगर प्रशासन को पहले नोटिफिकेशन मांगना नहीं पड़ता है, लोगों को प्रशासन पहले जारी करता है नोटिफिकेशन। दिव्या जी, आप सर आप लॉजिक बात कीजिए ना सर। आप लोग क्यों जाएंगे जिनकी जमीन अधिग्रहण हो रही है, वो प्रशासन के पास क्यों जाएगा? मैं प्रशासन के पास जाने की वैसे बात नहीं कर रहा हूँ। जब प्रशासनिक अधिकारी जब आपके पास आ रहे हैं आपकी जमीन का अधिग्रहण करने के लिए और जो भी अपनी नीति बता रहे हैं, उस समय आप उनसे गजट नोटिफिकेशन की मांग कर सकते हैं कि आप गजट नोटिफिकेशन दिखाइए, उसमें क्या नीति बनी है, क्या किस तरह के तो उसमें यदि आप सेटिस्फाई हैं तो बहुत अच्छा है। यदि उसमें आपको हल्का सा भी सेटिस्फैक्शन का अभाव है तो शासन और प्रशासन एक दौर की आपके साथ अपना बैठक करके आपस में एक सामंजस्य बिठाकर मैं सोचता हूँ सारी चीजों का हल होता है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका हल ना हो। लेकिन सरकार आपके हित की बात सोच रही है और आपको भी सरकार का सहयोग करना चाहिए। मेरा ये आपसे बोलना है। और दिव्या जी, अभी ये मेरे मित्र कांग्रेस के आशीष पाल जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी हिंदू मान्यताओं की बातें कर रहे थे। यहाँ हिंदू मान्यताओं की बातें करते और वहाँ पर कहते हैं कि
ये सनातन को नष्ट कर दो, ठीक है। सनातन को कांग्रेस समाप्त का कर जवाब दो, नहीं था, वो सनातन विपक्ष का को ही था, समाप्त ठीक है। कर दो। उसमें नहीं और बात करते, अभी सनातन तो तीर्थ डेंगू पुरोहित है, सामने ही बैठे हैं, सनातन सर। कोरोना है, अभी तो सनातन धर्म के कोरोना रक्षक है, सामने बैठे हैं। सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, संजीव जी, सनातन आज कुष्ठ तो आप रोग लोगों है, को किसी का सहारा सनातन लेने की एड्स जरूरत नहीं, है। क्योंकि तीर्थ पुरोहित सामने बैठे हैं। तो आपको आज सनातनी पहले आगे बैठे हुए हैं, आपको सर। अपना नजरिया, पहले आपको अपना नजरिया स्पष्ट ठीक करना है, एक मिनट, डिमरी जी आपके पास आऊंगी, शिषपाल जी शॉर्ट में जवाब, लेकिन हरीश डिमरी जी आपको आपका बात का जवाब मिला। एक तरफ आप तुष्टीकरण की नीति को बढ़ावा देते हैं और दूसरी और बहुत अच्छी तरह मालूम है। एक तरफ तुष्टीकरण की नीति को चलाते हैं, दूसरी तरफ आप यहाँ पर लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, भड़काने का काम करते हैं, आप लोग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। घर घर जाके आप दस्तखत करा रहे हैं। आप भयाक्रांत करने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए। ठीक है, संजीव जी जवाब ले लीजिए। एक मिनट, शिषपाल जी को भी बोलने दीजिए। शिषपाल जी, आपकी कथनी करने का अंतर है, जनता भली भांति समझ रही है। अरे तो 2014 में अध्यादेश क्यों लेके आए? ठीक है, उस पे बात हो गई, उस पे बात हो गई, उस पे बात हो गई। जवाब क्यों नहीं देते आप? उस पे बात हो गई, सर। 2014 में जो आप सर अभी व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने कहा है, संजीव जी नहीं, आराम से आपको व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने बोल दिया कि हरीश रावत के टाइम पे क्या बात कही गई थी, हरीश रावत के टाइम पे क्या बात कही गई थी, आपको बता दिया। बात हुई थी, कौन से इम्प्लीमेंट कर दिया आपने? ठीक है, अभी आप लोगों से सवाल है सर। आक्रोश आप लोगों की सरकार के प्रति है, आप लोगों के प्रशासन के प्रति है। आप समझ नहीं रहे संजीव जी, इस बात को समझिए सर, इस बात को समझिए। ठीक है, एक मिनट, शिषपाल जी प्लीज शांत हो जाए। संजीव जी, अभी सवाल ये नहीं है, अभी आरोप कांग्रेस पे नहीं लग रहे हैं सर, आप समझ नहीं रहे। अभी आरोप कांग्रेस पे नहीं लग रहे हैं, चाहे व्यापारी हो चाहे तीर्थ पुरोहित हो, वो कांग्रेस पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जवाब दे चुके हैं उनको सत्ता से बाहर करके। अभी आक्रोश आप लोगों के प्रति, आपके प्रशासन के प्रति, आप लोगों से जवाबदेही मांगी जा रही है, इसलिए आप लोगों से आपके प्रति जवाबदेही बनती है, इसीलिए आपसे सवाल भी किए जा रहे हैं। विपक्ष से अगर हम संभाल करना होता तो वो सत्ता में तो है नहीं कि वो कुछ करेंगे या कुछ जवाब दे सकते हैं उस बात का। शिषपाल जी बहुत शॉर्ट में प्लीज जवाब अपना खत्म करिएगा, मेरे पास समय नहीं है और मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। देखिए दिव्य दर्शनी जी, केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी में जो प्रशासन की मनमानी चल रही है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को या तो उसकी जानकारी नहीं है, ये जानबूझ करके अनजान बन रहे हैं। वहां पर जो हमारे लोगों को परेशानी हो रही है, वो परेशानी ये हो रही है कि लोगों को जो हकूकधारी है वहां पर उनको विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। अच्छा शिषपाल जी, एक छोटा सा सवाल आपसे है। शिषपाल जी मेरे छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। ठीक है, एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए शिषपाल जी। आप कह रहे हैं हक हकूकदारियों को परेशानी हो रही है, व्यापारियों को परेशानी हो रही है। क्या आप लोगों ने एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उनकी सुझाव को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की? विपक्ष के तौर पर बात कर रहे हूं क्योंकि आप सत्ता में नहीं है। क्या आप लोगों ने वो कलेक्टिवली जाकर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि आप ऑन बिहाफ ऑफ तीर्थ पुरोहित और व्यापार मंडल आप लोग जाके सरकार से बात करेंगे? देखिए दिव्य दर्शनी जी, कांग्रेस पार्टी शुरू दिन से बद्रीनाथ हो चाहे केदारनाथ में हो, हम जो है हक हकूकधारियों के साथ खड़े हैं। और जब बद्रीनाथ जी में धरने पर बैठे हुए थे, आमरण अनशन पर, हमने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने फिर प्रदेश सरकार से वार्ता की और उसके बाद वहां पर डीएम गई अगले दिन वार्ता करके, लेकिन झूठा आश्वासन दे करके आई। दोबारा जो है वहां पर उनको धरने प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा। ये गूंगी बहरी सरकार से कितनी बार वार्ता करें, ये सुनेगी नहीं। ठीक है, सुनी अभी 10 दिन पहले विधानसभा का सत्र था, 10 दिन पहले। यदि आप जरा भी अपनी बात पर ईमानदार होते तो विधानसभा में आप इस बात को उठा सकते थे, लेकिन विधानसभा में आप लोगों के दही जम जाती है। विधानसभा में आप लोग बात में नहीं ठीक है, अब समय खत्म हो गया सर, प्लीज शिषपाल जी मैं आपको रोकना चाहूंगी, संजीव जी मैं आपको रोकना चाहूंगी, समय खत्म हो गया है। डिमरी जी आपके पास आऊंगी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगी सर। ठीक है संजीव जी, ठीक है संजीव जी हो गया, संजीव जी प्लीज समय कम, ठीक है समय खत्म हो गया सर, समय खत्म हो गया। मैं बहुत शॉर्ट में, शिषपाल जी प्लीज शांत हो जाइए, समय कम है इसलिए मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। डिमरी जी आप क्या कहेंगे
शॉर्ट में फाइनल कमेंट आपकी तरफ से चाहूंगी। कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं हमने कोई पहल नहीं करी। मैंने 4 चिट्ठी 4 धाम तीर्थ पुरोहित हकूकदारी महापंचायत समिति की तरफ से मुख्यमंत्री को लिखी और 4 चिट्ठी मैंने प्रधानमंत्री को लिखी, जिसका आज तक कोई जवाब नहीं आया। आज तक कोई जवाब नहीं आया। तो ये क्या जिम्मेदारी? अब आप खुद ही समझ लीजिए, जब चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं है, उसको ऐप पे भेजा जा रहा, उसको दूसरे चीज पे भेजा जा रहा, पोस्टल से भेजा जा रहा, कहीं कोई सुनवाई नहीं। अफसर तो किसी की सुन ही नहीं रहा है। ठीक है, सीधी सी बात है। और बात ये बोल रहा है कि ये है कि मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट, और उसी पे मनमानी हो रही है। ठीक है, उसी ड्रीम प्रोजेक्ट पे मनमानी हो रही है। घर घर, मैंने आपको बताया ना, घर घर जाके मैंने तो ऋषिकेश में खुद देखा। ठीक है, ठीक है। हरीश डिमरी जी, माफ कीजिएगा, समय की कमी है सर, मैं जाऊंगी आपके पास। चंडी प्रसाद जी, आपसे फाइनल कमेंट, अब क्या उम्मीद रखते हैं आप शासन प्रशासन से? हम ये उम्मीद रखना चाहते हैं मैडम कि जो यहाँ पे गढ़वाल निगम के अंतर्गत अंधाधुंध टेंट यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, और यहाँ पे जो लोकल लोग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, उनकी रोजी रोटी को जो गढ़वाल निगम के माध्यम से निकला जा रहा है, उनकी रोजी रोटी पर जो डाका डाला जा रहा है, तो उनके जो अत्याधुनिक जो टेंट यहाँ पे जो लग रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय लोगों की रोजी रोटी मारी जा रही है, तो वो उनकी सीमित दायरे में वो टेंट लगे, और ताकि लोगों को यहाँ पे रोजी रोटी मिल सके। यहाँ पे जो महात्माओं की जो गुफाएं हैं, उनका जो है सौंदर्यकरण करके, उनका पर्यटन स्थल न बना करके महात्माओं की गुफा उनको रहने दीजिएगा। यहाँ पे जो सनातन धर्म के जो पहले से यहाँ पे तीर्थ पुरोहित है, उनको यथावत रहने दिया जाए, और मैं यही कहूंगा मैडम जी। शीशपाल बिष्ट जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। देखिए दिव्य दर्शनी जी, सरकार को जो है सीधी पहल करके तीर्थ पुरोहितों से और हकूकदारियों से वार्ता करनी चाहिए। स्थानीय प्रशासन के बलबूते से ये काम नहीं होगा, क्योंकि स्थानीय प्रशासन को सीधे निर्देश है, वो क्यों सुनेंगे इनकी? एक बात वो तो कह रहे हैं कि हमें शासन के आदेश हैं, लेकिन वो शासन के आदेश कौन स्पष्ट करेगा? वो प्रदेश के मुख्यमंत्री ही करेंगे, या जो धर्मस्व मंत्री हैं वो स्पष्ट करेंगे। लेकिन धर्मस्व मंत्री को उत्तराखंड में रहने की फुर्सती कहाँ? वो तो लगातार प्रवासी मंत्री बने हुए हैं। ठीक है सर, संजीव तीर्थ पुरोहित हमारे ही लोग हैं। क्या आश्वासन आप देना चाहेंगे सबको? समाधान कीजिए। दिव्य जी, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसका लाभ पूरे देशवासियों को और देश विदेश से जितने 4 धाम में तीर्थ यात्री आते हैं, तीर्थाटन के लिए आते हैं, सबको मिलने वाला है। और मैं आप सभी तीर्थ पुरोहित और सभी हक हकूकदारी जितने भी लोग हैं और जितने भी वहाँ के व्यापारी हैं, आप सबसे मैं निवेदन आग्रह करना चाहता हूँ, आप सरकार को कोऑपरेट करें, और सरकार पूरी तरह से आपके हितों का ध्यान रखने वाली है, और किसी भी तरह के पैनिक में ना आए। ठीक है, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की किस तरीके से एक दिन का बंद यहाँ पर बुलाया गया था केदार घाटी में। व्यापारी, हक हकूकदारी और तीर्थ पुरोहित सभी इसमें शामिल थे, और मांग की जा रही थी कि जो पुनर्वास की नीति है उसे स्पष्ट किया जाए, क्योंकि जैसे हमने चर्चा में सुना कि अभी तक जो नीति है वो लोगों तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। जमीन अधिग्रहित कैसे की जाएगी, उसका क्या लाभ मिलेगा और उनको क्या फायदा वहां पर पहुंचने वाला है, ये शायद क्लियरिफाई नहीं हो पाया है। तो यही प्रशासन और शासन से मांग की जा रही है कि आप पहले पुनर्वास की नीति स्पष्ट कीजिए, क्योंकि विकास के कार्य हो उसमें कोई बाधा नहीं बनना चाहता, लेकिन मांगे पूरी होनी चाहिए, ये सभी की मांग है। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।